हाय गाइस, वी स्टार्टिंग विद चैप्टर 8। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग को इस तरह से किया जाए कि हर मैनेजर जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने कॉस्ट के लिए या रेवेन्यू के लिए या फिर फर्म के एसेट्स के लिए, उसको पता चले कि एक तो वो रिस्पॉन्सिबल है और वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो असेस करना भी उसके लिए आसान हो जाता है, राइट। सो अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो हर फंक्शन के लिए एक मैनेजर होता है जिसे कहा जाता है फंक्शनल मैनेजर, तो उसका परफॉर्मेंस असेस करना। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल मैनेजर होता है, हर डिवीजन के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन का मैनेजर होता है। तो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये पता लगाना, उसके बाद में उसके कंट्रोल में क्या क्या होता है। जैसे कि अगर वो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कॉस्ट के एक रिपोर्ट बनेगा कि इतना कॉस्ट था पहले, इतना कॉस्ट हो गया, हमारा बजट इतना था, वैसे करके रिपोर्ट बनता है और कैसे वो करेक्टिव एक्शन ले सकता है, इस तरह से पूरा रिपोर्टिंग होता है और इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वर्क करता है। तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने को बताया हुआ है। फर्स्ट इज फंक्शनल, जहां पर अपने अलग अलग फंक्शन जो होते हैं, प्रोक्योरमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, राइट। सो ऑल दीज फंक्शंस आर देयर और इसके मैनेजर जो रहते हैं वो हो जाते हैं फंक्शनल मैनेजर्स। और यहाँ पर अपने को चार्ट में देखने को मिलता है कि सबसे ऊपर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे सारे फंक्शंस होते हैं। सो प्रोडक्शन जिसके अंडर रहेगा वो हो जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर, उसके नीचे अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं तो अदर फंक्शनल मैनेजर्स आ जाएंगे। उसके अलावा मार्केटिंग फंक्शन का एक मैनेजर होता है, देन फाइनेंशियल का होता है, परचेजिंग का होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी हो सकता है। इस तरह से अलग अलग फंक्शंस और उसके मैनेजर्स होते हैं। बट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तब यूज होता है जबकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिविजन्स में वर्क करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो वो हर प्रोडक्ट को अपन बोल सकते हैं कि एक डिवीजन बन जाएगा, उसका एक मैनेजर रहेगा, उसके अंडर में अलग अलग फंक्शंस रहेंगे। वो फंक्शंस कौन से रहेंगे? यही सारे फंक्शंस रहेंगे। हो सकता है कि हमारा अकाउंटिंग शायद कॉमन हो बट मार्केटिंग अलग अलग रखना जरूरी है क्योंकि हर प्रोडक्ट का मार्केटिंग अलग तरह से होगा, हर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अलग तरह से होगा, उसके लिए प्रोक्योरमेंट अलग तरह से होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग तरह से होगा। तो हर एक के फंक्शंस भी अलग अलग हो जाएंगे। तो फंक्शंस अलग अलग हो गए तो उसके मैनेजर भी अलग अलग हो गए। सो वहां पर अपने को थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज दिखता है। सो चार्ट कुछ इस तरह से बनता है। चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे प्रोडक्ट आ जाता है यानी कि डिवीजन आ जाता है, डिवीजन का मैनेजर आता है, उसके नीचे इस तरह से सारे फंक्शनल मैनेजर्स जो अपन ने यहाँ पर देखे वो आ जाएंगे। एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। उसके बाद अगर अपने को पता लगाना है कि डिवीजन परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, बट उसके पहले यहाँ पर अपने को दिया हुआ है कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स। तो ये सारे होते हैं लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर पे बात की जाएगी कॉस्ट मिनिमलाइजेशन की, रेवेन्यू सेंटर पे बात की जाएगी कि हम लोगों को कैसे रेवेन्यू को बढ़ाना है। यहाँ पर कॉस्ट पर बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा, यहाँ पर फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर कि कैसे हम लोग सेल्स को बढ़ा रहे हैं। बट जब आते हैं प्रॉफिट सेंटर के ऊपर तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, वो कॉस्ट की भी हो जाती है और रेवेन्यू की भी हो जाती है। वो चाहेगा रेवेन्यू बढ़ जाए और कॉस्ट कम हो जाए, तभी तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो पाएगा। एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, जहां पर आपके एसेट्स भी आ जाते हैं क्योंकि एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हो आप, राइट। सो एसेट्स आ गए, एसेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी वजह से कितना कॉस्ट रहेगा, कितना रेवेन्यू रहेगा। सो इन अ वे यू कैन से कि ये जो सेंटर रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर रहता है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पूरी की पूरी फंक्शनिंग जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो यहाँ से होती है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स अपन ने ऊपर के चार्ट्स में से देखा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आईसी यानी कि इन्वेस्टमेंट सेंटर, और उसके बाद जो आता है कॉस्ट सेंटर्स या फिर रेवेन्यू सेंटर्स या फिर आपके प्रॉफिट सेंटर्स आ जाते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट सेंटर जो रहता है वो अगर आप मानो कि एक सेट है तो प्रॉफिट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स और कॉस्ट सेंटर्स उसके सबसेट बन जाएंगे क्योंकि वो सब उसके नीचे ही आने वाले हैं। ओके, फिर डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक है फाइनेंशियल और एक है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर आता है आरओआई, आरआई, ईवीए और एसवीए। और नॉन फाइनेंशियल जिसको अदर मेजर्स कहा जाता है उसके अंदर आता है बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म और ट्रिपल बॉटम लाइन। तो ये चार्ट को यूज करते हुए हम लोग सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी कम है। तो हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सो आरओआई, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। आरओआई जो अपने फाइनेंशियल मेजर्स हैं उनके ऊपर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिकल वे में, राइट। सो आरओआई का कैलकुलेशन आपको पूछा जा सकता है, आरआई का कैलकुलेशन पूछा जा सकता है, बट आरओआई और आरआई का जो कंपैरिजन किया जाता है, जो हमने हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर देखा है, आरओआई के क्या डिसएडवांटेजेस है, उसको रिमूव करने के लिए अपन आरआई को कैसे यूज कर सकते हैं और
RI का डिसएडवांटेज क्या है, उसकी जगह पे अपन ROI कैसे यूज कर सकते हैं, वो दोनों चीज अपने को देखने को मिलती है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ROI या फिर RI के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो सब पार्ट में ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैसे उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए RI को यूज करेंगे। ओके तो वो आपका याद करना जरूरी है, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ROI क्या होता है, डिविजनल प्रॉफिट अपॉन एसेट्स। इसके अलग अलग फॉर्मूले देखे जा चुके हैं, यानी कि एसेट्स की जगह पर ऑपरेटिंग एसेट्स भी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट आपको अलग से निकालने के लिए भी आ सकता है। सो प्रॉफिट अपॉन एसेट्स ये एक बेसिक फंक्शन है, आपको बाकी क्वेश्चन के हिसाब से लगाना होगा। उसके बाद RI क्या होता है, RI इज डिविजनल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके सो यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें से आप निकाल लेते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट जो लगा रखा है उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन में से निकाल लेते हो, और जो बच जाता है यानी कि जो रेसिडुअल रह जाता है उसको आप कहते हो रेसिडुअल इनकम। ऑलराइट, अब ROI तो क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में निकलता है तो उसको यूज करना कंपैरिजन के लिए आसान हो जाता है, और रेसिडुअल इनकम जो रहता है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में निकलता है, तो उसको हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर सकते। राइट, सो ये एक डिसएडवांटेज RI का है, और ROI का वो एडवांटेज है। बट ROI के बेसिस पर अपन ने बहुत बार देखा है कि सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक फर्म के अंदर दो डिविजन है, एक है डिवीजन A और एक है डिवीजन B। डिवीजन A अर्न करता है 20% से ROI और डिवीजन B अर्न करता है 15% से ROI। अब बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्म को कि अगर हम लोग एडिशनली 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो डिवीजन A के अंदर अगर 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो मिलेगा 17% से ROI, और डिवीजन B के अंदर अगर ये एडिशनल 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो मिलेगा एडिशनल ROI ऑफ 16%। ओके 16%। तो अब आप देखो एडिशनल ROI अगर अपन लोग फर्म के वे में देखते हैं तो 17% इज बेटर देन 16%, बट डिवीजन A मना कर देगा क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग 20 है और एडिशनल में उसको 17 मिलेगा, तो उसका ओवरऑल जो कि टोटल ROI रहेगा वो 20 से कम हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम डिवीजन B विल बी ईगर टू इन्वेस्ट दैट 10 लाख रुपीज। वो चाहेगा कि वो 10 लाख उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि उसका अभी 15 है और 16 मिलेगा तो 15 से बढ़ जाएगा। बट फर्म के लिए क्या फायदेमंद है, फर्म के लिए बेनिफिशियल है कि वो 17% पे जाके इन्वेस्ट करे। तो ये प्रॉब्लम ROI के अंदर अपने को देखने को मिलती है, बट वहीं पे अगर अपन लोग रेसिडुअल इनकम के अप्रोच से जाएंगे तो वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाती है। सो ये आपको समझ में आ गया, इसको आपको यूज करना है अपने आंसर के अंदर। देन कम्स EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसके ऊपर आपको काफी सारे क्वेश्चंस ICAI ने दिए हुए, आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। आपको हर क्वेश्चन जो कि स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वो सॉल्व करना ही है, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है एग्जाम के अंदर, बट देयर इज अ चांस कि पूछा जा सकता है, और अच्छे क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं EVA के ऊपर। राइट, सो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अंदर अलग अलग तरह से कैलकुलेशंस हो सकता है, वो हमने टेबल के अंदर देखा था। सो EVA इज व्हाट, इट इज NOPAT माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। इट वर्क्स ऑन अ सिमिलर वे कि आपका जो कैपिटल आपने इंप्लॉय किया हुआ है उसके ऊपर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। तो ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया था, यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रहे हैं, बात एक बराबर हो जाती है। उसको हम लोग माइनस करेंगे अपने NOPAT में से, तो ये हो जाएगा आपका EVA का कैलकुलेशन। देन कम्स शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, SVA। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग EVA को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद में डिस्काउंट कर रहे हैं ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि एक तरह से हम लोग फ्यूचर में जो जो जनरेट होने वाला है उसको डिस्काउंट करके आज ला रहे हैं और प्रेजेंट लेवल पे देख रहे हैं कि क्या अपने लिए फायदेमंद है या नहीं है। सो दैट इज शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली अभी तक देखा नहीं गया है, और अपने को इंस्टीट्यूट ने भी कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो देयर इज अ लेसर चांस कि इसके ऊपर आता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आ गया तो कुछ ना कुछ हम लोग करके आए, वैसा होना चाहिए। Then comes other measures which are more important in this chapter। इस चैप्टर में से 45 मार्क्स का पूछा जा चुका है नवंबर 19 एग्जाम में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने मेन लेक्चर्स के अंदर। तो आपको डेफिनेटली नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में हम लोग 4 पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कि हम लोग जो अर्न करना चाहते हैं वो किस तरह से मेजर कर रहे हैं, वो कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर हम लोग फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे तो अपने जो प्रॉफिट रेशियोज होते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके अलावा लिक्विडिटी रेशियोज, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दीज कवर अप योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स। सेकंड इज कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव में हम लोग ये बात पे फोकस करते हैं कि अपने जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स कितना है, यानी कि वो लोग कितने सेटिस्फाई हैं अपने प्रोडक्ट से या अपनी सर्विस से। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है
उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो वहां पर देख सकते हैं कि उसमें कितने रिटर्न्स हो रहे हैं, कितनी कंप्लेंट्स आ रही है। सो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स। तो वो आता है कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर। बट ये सारी चीजों को आपको अचीव करने के लिए चाहिए इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि आपकी जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसका एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करना चाहिए। सो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव इज टॉकिंग अबाउट कि आपकी जो प्रोसेस है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपकी जो कैपेबिलिटी, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो दैट इज योर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। एंड द लास्ट थिंग इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि आपको चीजों को नए तरह से करना आना चाहिए। तो कुछ नया डेवलप करो, नई टेक्नोलॉजीज को यूज करो जिसकी मदद से आप और बेहतर बना पाओ। नए प्रोडक्ट डिजाइन करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉइज को, वो सारी चीजें आपके लर्निंग एंड ग्रोथ में कवर हो जाती है। ओके, सो दिस कवर्स अप योर बैलेंस स्कोर कार्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज परफॉर्मेंस पिरामिड, जिसके अंदर हमने देखा था एक होता है इंटरनल एफिशिएंसी और एक होता है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, राइट। तो उसको कैसे बांटा गया था, पूरे पिरामिड को एक ट्रायंगल अपन ने देखा था, वहां पर एक डिवीजन हुआ था बीच में, जहां पर एक साइड में था कस्टमर के ऊपर फोकस, मार्केटिंग के ऊपर फोकस, एक साइड में था फाइनेंशियल के ऊपर फोकस, और बीच में था फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए ताकि आप कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर पाओ और आपको एट द सेम टाइम चाहिए फाइनेंशियली एफिशिएंट होने के लिए भी। तो आप फाइनेंशियल में क्या चाहोगे कि आपका जो टाइम है, यानी कि जो लीड टाइम है वो कम से कम हो जाए, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, आइडल टाइम रिड्यूस हो जाए। सो दिस कवर्स अप योर फाइनेंशियल पार्ट। मार्केटिंग में आप चाहते हो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, एट द सेम टाइम आप चाहोगे कि आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, आपका मार्केटिंग टेक्निक जो रहेगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वो सब इंप्रूव हो जाए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। सो दिस कवर्स अप योर परफॉर्मेंस पिरामिड, जिसके अंदर बात की जाती है इंटरनल एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने को एसएम में देखने को मिलता है, वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वन क्वेश्चन विच इज गिवन फॉर परफॉर्मेंस पिरामिड, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो अपन को कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा टॉपिक है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर सबसे पहले आता है अपना सेओआ, जिसको मैंने आपको याद करने के लिए तरीका बताया था, सेओआ। तो सेओआ क्या होता है, अपना स्टैंडर्ड्स, फिर उसमें क्या होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, उसमें ओनरशिप होना चाहिए और वो अचीवेबल होना चाहिए, राइट। तो इक्विटी क्या कहता है कि आपको हर डिपार्टमेंट से या हर डिवीजन से इक्वली एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो क्या रिजल्ट्स लेके आए, इस तरह के स्टैंडर्ड सेट करो। ऐसा आपको नहीं रखना चाहिए कि एक डिवीजन या एक डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट ला के दे और दूसरे से कम है, ठीक है। तो इक्विटी होना चाहिए। उसके बाद होता है ओनरशिप। स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट करने चाहिए कि आप लोग क्लियरली ओनरशिप डिफाइन कर सको, यानी कि कौन से रिजल्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड सेटिंग के टाइम पे आपको ये डेफिनेटली इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है। हम लोग पूरे चैप्टर का मेन पार्ट अगर बात देखें तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज अचीवेबिलिटी। वो जो स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हो वो अचीवेबल होना चाहिए। अनरियलिस्टिक टारगेट अगर आपने सेट कर दिए तो वो डीमोरलाइज कर देगा आपके एम्प्लॉइज को और वो अचीव नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा उनको लग सकता है कि शायद टारगेट जो सेट किए जा रहे हैं वो इसी तरह से सेट किए जा रहे हैं कि अचीवेबल हो ही ना, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुश करते रहे उसको अचीव करने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग होप छोड़ देंगे कि हम लोग अचीव नहीं कर सकते। सो दिस इज योर सेवा। इसके अंदर आता है फिर आरएमसीसी। आरएमसीसी क्या है, आर से होता है रिवॉर्ड्स, एम से होता है मेजरेबल, सी से होता है कंट्रोलेबिलिटी एंड सी से क्या होता है, क्लैरिटी, राइट। तो रिवॉर्ड्स जो कि आपको देना है आपके एम्प्लॉइज को उनके अच्छे काम के लिए, उसमें सबसे पहले तो आपको मेजरमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे मेजर करोगे कि उनका वर्क कैसा रहे। तो वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप पहले डिसाइड करो, उसके बेसिस पर ही आप रिवॉर्ड कर पाओगे ना उनको। सेकंड इज क्लैरिटी। आपको ये क्लियरली अपने एम्प्लॉइज को बताना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस किस बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाएगा, कितना रहेगा परफॉर्मेंस, तब उनको वो रिवॉर्ड किया जाएगा। सो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग अपने एम्प्लॉइज को भी पता होनी चाहिए, अपने को भी पता होनी चाहिए। ये क्लैरिटी रहेगी तो वेगनेस हट जाएगी और एम्प्लॉइज के दिमाग में रहेगा कि ठीक है, इट इज वेरी क्लियर कि हम अगर ऐसा परफॉर्म करते हैं तो हमें इस तरह का रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्या रिवॉर्ड देने वाले वो भी आपको बताना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। कंट्रोलेबल का जो फीचर है वो ये कहता है कि जो भी आप जिस चीज के लिए भी रिवॉर्ड कर रहे हो या पेनलाइज कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, वो उनके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हो या फिर आप उनको पेनलाइज कर रहे हो, राइट। तो कंट्रोलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है अपना रिजल्ट्स और फिर आता है डिटर्मिनेंट। तो पहले ले रहे हैं डिटर्मिनेंट, जिसको याद कैसे रखते हैं, फिकर से, राइट। तो इसके अंदर पहले ले रहे हैं क्यू, क्वालिटी। क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाओगे। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको डेफिनेटली अपना क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए, और जो वो चाहते हैं पहले आइडेंटिफाई करो क्या चाहते हैं वो लोग, फिर उसको प्रोवाइड करो। तो उस तरह से आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। देन कम्स योर फिकर के अंदर आ गया आई, राइट। सो आई से हो गया इनोवेशन।
इनोवेशन आपको लेके आना चाहिए कि आप कैसे नई चीज़ों को कर सकते हो, नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग थिंग्स को कैसे नई तरीके से कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वो सारी चीज़ें वापस से इनोवेशन के अंदर आ जाती है। देन कम्स योर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप कैसे चेंज को रिस्पॉन्ड करते हो। सो अगर चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर, जो कि डेफिनेटली होता है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है उसको, तो वो कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। सो दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। एंड द लास्ट थिंग इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल भी होने चाहिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी आपको करना आना चाहिए। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए और आपको उसको यूज करना आना चाहिए। सो रिसोर्सेज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनेंट्स। बट ये सारी चीज़ों की वजह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स होते हैं दो तरह के। एक होता है फाइनेंशियली। फाइनेंशियल के अंदर वापस से बैलेंस स्कोरकार्ड के अंदर जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखा था, वही यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर लेके आ जाओ। तो कौन से आपके मेजर्स रहेंगे जिससे आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मेजर कर पाओगे? आपके प्रॉफिट के जो रेशियोज रहते हैं, उसके अलावा लिक्विडिटी के रेशियोज रहते हैं। तो जो रेशियो एनालिसिस के अंदर हम लोग बेसिकली तरह तरह के रेशियोज पढ़ते हैं ना, वो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर आ जाएंगे। फिर आता है आपका कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स। कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स के अंदर अपन देखते हैं कि अपन अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कैसे बेटर कर रहे हैं, या फिर जो चीज कर रहे हैं उसको कितनी डिफरेंट तरह से कर पा रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इज योर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। द नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस प्रिज्म। परफॉर्मेंस प्रिज्म ये बोलता है कि अपने को एक स्टेक होल्डर या दो स्टेक होल्डर पर फोकस नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स पर फोकस करना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस स्टडी अपने थर्ड मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर ये बात करी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेन दो स्टेक होल्डर्स उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, वो कस्टमर्स हैं और उनके शेयर होल्डर्स हैं। सो ये दोनों तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, बट उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, उसके ट्रक ड्राइवर सेटिस्फाइड नहीं है। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको कौन सा मेजर यूज करना चाहिए? तो वहां पर अपना आंसर होता है परफॉर्मेंस प्रिज्म। परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या बोलता है कि आपको सारे स्टेक होल्डर्स पर सेटिस्फाई करना है, तो ये 5 फेसेट्स में वर्क करता है। इसके 5 फेसेट्स कौन से हो गए? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका स्टेक होल्डर है कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं आपके, वो क्या आपसे चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है। देन यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी टू प्रोवाइड देम विद देयर नीड्स। उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रोसेस बनानी पड़ेगी यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी। वो प्रोसेस को यूज करके ही तो आप उनको उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाओगे। फिर वो प्रोसेस को करने के लिए आपको कैपेबिलिटीज डिजाइन करनी पड़ेगी, और कैपेबिलिटी लाने के लिए हो सकता है आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेक होल्डर्स से रिक्वायर्ड हो। तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको रिक्वायर्ड है, उनसे मांगोगे, उनसे वो लोगे, और फिर उस कंट्रीब्यूशन को यूज करके आप कैपेबिलिटी को डेवलप करोगे, फिर प्रोसेस को करोगे, वो स्ट्रैटेजी को यूज करोगे, और अल्टीमेटली आप स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करोगे। सो दैट इज व्हाट इज योर परफॉर्मेंस प्रिज्म। एंड द लास्ट टॉपिक हियर इज ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन ये बोलता है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियली अपने परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करना है, नॉन फाइनेंशियल भी करना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर 3 चीजें आती है। फर्स्ट इज सोसाइटी, सेकंड इज एनवायरमेंट, एंड थर्ड इज इकोनॉमी। सोसाइटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वहीं पर फंक्शन करते हो, तो उनके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उनको आप कहीं से भी हार्म ना पहुंचाओ और उनके लिए वर्क करते रहो। सेकंड इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर आपको साथ में फोकस करना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग एनवायरमेंट की तरफ थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाओ और उसको हार्म कॉज ना करो। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमी, की जो भी आप कर रहे हो उसको कम से कम कॉस्ट में आपको करना है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज योर ट्रिपल बॉटम लाइन। तो ये अपने डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स को कंप्लीट करता है। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए, बट हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। सो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर्ड अप है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है लिंकिंग CSF विद KPI विद स्ट्रैटेजी। तो आपके जो CSF रहेंगे उसको KPI से कैसे लिंक करोगे और स्ट्रैटेजी से कैसे लिंक करोगे? तो आपके स्ट्रैटेजी जो रहती है कॉर्पोरेट, आपने जो ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए अपने बिजनेस के लिए, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके हिसाब से कुछ ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो कि आपके स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। इसको कहा जाता है CSF। ये CSF का एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्ट्रैटेजी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हो, उसके लिए आपका CSF क्या हो जाएगा कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ऑलराइट, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम्स योर CSF, और वो कैसे आप मेजर करोगे उसको कहा जाता है KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करेंगे कि वो CSF आपने अचीव किया है। ऑलराइट, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को चेक करने के लिए क्या करोगे आप? परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हुआ सेटिस्फाइड, ये आप निकाल लोगे। तो इसके बेस पर आप देख पाओगे कि क्या आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव किया है। उसके अलावा अगर आपका CSF है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, तो उसके लिए KPI क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर्ड, या फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड।
तो उस तरह से आप कुछ देख सकते हो। सो इस तरह से CSF KPI हो जाते हैं। तो इन अ वे यू शुड डिजाइन योर स्ट्रैटेजी, उससे लिंक करते हुए आपको CSF डिसाइड करने चाहिए, फिर उससे लिंक करते हुए KPI डिसाइड करने चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो आप समझ ही गए हो कि CSF क्या है, कि आप ये पॉइंटर्स को, ये फैक्टर्स को अचीव करना चाहते हो ताकि आपका स्ट्रैटेजी अचीव हो जाए। और KPI क्या होता है, ये वो होते हैं टारगेट्स जो बताते हैं अपने को कि अगर आपने ये टारगेट्स को मीट कर लिया तो आपने CSF को अचीव कर लिया। ऑलराइट, सो KPI अचीव किया तो CSF अचीव हो जाएंगे, CSF अचीव किया तो स्ट्रैटेजिक विजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपके CSF, KPI और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लिंक्ड होते हैं। ये भी अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अपने बैलेंस स्कोर कार्ड से लेकर ट्रिपल बॉटम लाइन तक सारे हो चुके थे। एंड देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच आई थिंक इज बेंचमार्किंग। सो बेंचमार्किंग कम्स हियर। बेंचमार्किंग के अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया था अपने मेन लेक्चर के अंदर, बट बेंचमार्किंग के अंदर अपने को यहाँ पर शॉर्ट वे में सारे बेंचमार्किंग टेक्निक्स को कंप्लीट करना है। सो कौन कौन से टाइप से बेंचमार्किंग हो सकते हैं? फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। बट उसके पहले बता दूं बेंचमार्किंग होता क्या है। बेंचमार्किंग करना यानी कि आप एक बेस्ट प्रैक्टिस को ले रहे हो, अपना प्रैक्टिस साथ में देख रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि अपन इंप्रूवमेंट करें उस बेस्ट प्रैक्टिस को देखते हुए कि कैसे कर सकते हैं, एंड देन वी ट्राई टू अचीव द बेस्ट प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो इसके करने के तरीके होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स, उसके प्रोसेसेस, उसके रिजल्ट्स को देखते हो और फिर कंपैरिजन करते हो। ये डेफिनेटली आपको ट्रेड एसोसिएशंस के थ्रू करना चाहिए, फिर थर्ड पार्टीज के थ्रू करना चाहिए टू प्रोडक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड इज स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में ये देखा जाता है कि अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि अपना परफॉर्मेंस कैसा रहना चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए, या फिर कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना है, तो इन चीजों के ऊपर बेंचमार्किंग की जाती है। द थर्ड थिंग इज ग्लोबल बेंचमार्किंग। यहां पर हम लोग अपने कंट्री की बाउंड्री से हटकर और इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जा रहे हैं। सो यहां पर इंटरनेशनल कल्चर, उनके प्रोसेस, उनकी प्रैक्टिसेस को देखते हुए हम लोग अपने प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस बेंचमार्किंग। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेम प्रोसेस को करता है और उसका प्रोसेस माना जाता है कि वो बेस्ट प्रैक्टिस करता है। ऑलराइट, तो फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग भी उसके काम को सीख सके, वहां से लर्निंग्स ले सके और अपने प्रोसेस को इंप्रूव करें, जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन करता है। द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। एग्जांपल था अपना जोमैटो का और किसी दूसरे डिलीवरी एजेंसी का जो कि फूड डिलीवरी में नहीं है। राइट, तो फिर उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो दोनों का डिलीवरी प्रोसेस सेम हो सकता है। राइट, दोनों का एक फंक्शन तो सेम है, वो है डिलीवरी करना। एक फूड की डिलीवरी कर रहा है, एक दूसरी चीज की डिलीवरी कर रहा है। तो ये लोग दोनों मिलकर अगर बेंचमार्किंग करें तो एक दूसरे से सीख सकते हैं कि कैसे डिलीवरी प्रोसेस को इंप्रूव किया जा सकता है। तो वो डिलीवरी का जो फंक्शन है वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेंचमार्किंग की, और ये डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये दोनों मिलकर अपने अपने एक एक्टिविटी को यानी कि डिलीवरी को इंप्रूव कर सकते हैं, और इस तरह से फंक्शनल बेंचमार्किंग होता है। तो नेक्स्ट इज इंटरनल बेंचमार्किंग, जहां पर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पार्टनर्स को ढूंढते हैं जो कि सिमिलर टाइप का प्रोसेस कर रहे होंगे। तो फिर अपन लोग वहां से बेंचमार्किंग करते हैं और लर्निंग लेने की कोशिश करते हैं। यहां से डेफिनेटली आपको डेटा और इंफॉर्मेशन सेंसिटिव भी पता चल जाता है, क्योंकि अपना एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो अंदर से सेंसिटिव डेटा को बताने में कोई इशू नहीं रहेगा और आसानी से मिल जाता है डेटा, प्रॉब्लम नहीं होता, कम टाइम और कम रिसोर्सेज भी चाहिए। सो यहां पर आपको फायदा मिलता है इंटरनल बेंचमार्किंग का। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। यहां पर आप लोग क्या करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देखोगे और बेस्ट प्रैक्टिस जो भी कर रहा होगा वहां से आप लोग हेल्प लेने की कोशिश करोगे, लर्निंग्स लेने की कोशिश करोगे और बेंचमार्किंग कर लोगे। ऑलराइट, सो दिस कवर्स अप योर टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। इनको कैटेगराइज किया गया है दो तरह से, एक हो गया इंट्रा ग्रुप और एक हो गया इंटर इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। इंट्रा ग्रुप के अंदर ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि सेम इंडस्ट्री के अंदर है वो दोनों कोऑपरेट करेंगे और फिर बेंचमार्किंग कर लेंगे। एंड इंटर इंडस्ट्री क्या हो गया कि नॉन कंपीटिंग बिजनेस जो रहेगा जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर है। ऑलराइट, तो उनके साथ में बेंचमार्किंग किया जाएगा फॉर द सेम एक्टिविटी। तो ये कैटेगराइजेशन अपन ने देख लिया बेंचमार्किंग के अंदर। उसके बाद गोल क्या रहता है, गोल ये रहता है डेफिनेटली कि आप इंप्रूवमेंट चाहते हो। कहां पर इंप्रूवमेंट चाहते हो, फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली भी। तो कहां पर आप लोग फोकस कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंशियली तो आपका साइकिल टाइम जो रहेगा, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी जो रहेगा, एफिशिएंसी जो रहेगा। उसके बाद नॉन फाइनेंशियली तो कस्टमर सर्विस, क्वालिटी, ऐसी बात हो जाती है। सो ये होता है आपका गोल ऑफ बेंचमार्किंग। प्रोसेस क्या रहता है बेंचमार्किंग का, सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप लोग कहां पर बेंचमार्किंग करना चाहते हो, कौन से एरिया में। वो एरिया आइडेंटिफाई करना है, उसको करंट मेजरमेंट कर लो, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करोगे, पहले वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद करंट परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करो कि अभी कहां पर हो, आपका स्टेज क्या है।
उसके बाद में आप लोग डिसाइड करो कि कैसे आप लोग करने वाले हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करोगे, अपनी बेंचमार्किंग टीम बनाओ, उसके बाद कितने टाइम में बेंचमार्किंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आ जाती है। एक बार आपने अपनी तरफ से प्लानिंग कंप्लीट कर ली, देन कम्स योर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग कलेक्ट करते हो डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर पार्टनर टीम। और कलेक्शन कैसे कर सकते हो? क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, ईमेल्स, इन सारे तरह से आप कर सकते हो। इसके ऊपर आपको बेंचमार्किंग प्रोटोकॉल बताया जाता है जिसकी तरह से आप लोगों को कलेक्ट करना चाहिए डेटा, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज एनालाइजिंग द फाइंडिंग्स। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको रिव्यू कीजिए, उसको असेस कीजिए, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको फाइंडिंग्स वहां से मिलेगी कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे कि आपका प्रोसेस कहां पर है, वो आपने पहले से ही मेजर करके रखा था। नए प्रोसेस का मेजरमेंट करो, देखो गैप कितना है, वो गैप को फिल कैसे कर सकते हो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो गैप को फिल करना फीजिबल है या नहीं है, वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ये सारी चीजें आपके एनालाइजिंग वाले स्टेज के अंदर आ जाती है। देन कम्स योर रिकमेंडेशन। आपको यहां पर देख लेना चाहिए कि कौन सी टीम को, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से फंक्शन, कौन से डिवीजन को आप बताओगे ये सारे रिकमेंडेशन जहां पर अपन लोग अप्लाई कर रहे हैं बेंचमार्किंग टेक्निक को। सो रिकमेंडेशन उनको जाएगा। इस तरह से पूरी रिपोर्ट बननी चाहिए कि हमारा करंट प्रोसेस यहाँ पर है, फिर हम लोगों को इतना इंप्रूवमेंट लाना है, ये गैप अपने को दिख रहा है बेस्ट प्रैक्टिस और हमारी प्रैक्टिस के अंदर, इतना इंप्रूवमेंट करेंगे तो इस तरह से हमारा प्रोसेस हो जाएगा। सो ये सारे रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने चाहिए। एट द सेम टाइम इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताना चाहिए क्यों बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल होगा ये। द लास्ट थिंग इज मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग। एक बार आपने इंप्लीमेंटेशन कर दिया, अच्छा रिकमेंडेशन के अंदर आप ये भी बताओगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए, कैसे किया जा सकता है। फिर उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद देखोगे मॉनिटर करके, रिव्यू करके कि क्या वो अपने को डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट दे रहा है, जो अपन ने चाहा था कि बेंचमार्किंग करने के बाद में अपने को वो रिजल्ट मिले। आर वी अचीविंग दोज रिजल्ट्स, वो रिजल्ट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इसमें लेके आ सकते हैं। ये सारी चीजें आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। सो दिस इज योर प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग। उसके बाद आता है आपका टॉपिक प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको सपोर्ट और कमिटमेंट तो चाहिए ही चाहिए सीनियर मैनेजर का। एट द सेम टाइम उनका डायरेक्ट सपोर्ट होना चाहिए, कुछ चीज़ों को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो सीनियर मैनेजर की तरफ से उनका टाइम डिवोट होना चाहिए इस प्रैक्टिस के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन कर लेने चाहिए। आप चाहते क्या हो इस एक्टिविटी के बाद में, क्या अचीव करना चाहते हो, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पहले से प्लानिंग स्टेज में, जैसा अपन ने डिस्कस किया था, कि कितना आप लोग करोगे, कितने टाइम में करोगे, क्या आपके पास उतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास में उतने लोग हैं कि ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो फिगर आउट कि बेंचमार्किंग टीम जो अपन बनाएंगे उसके अंदर क्या अपने पास में जो लोग हैं उनके पास रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स है। और उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि आपका करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस किस लेवल पर है, राइट। तो वो आपको पहले से मेजर करके रखना चाहिए बिफोर अप्रोचिंग एनी पर्सन एल्स। सो ये होता है प्री रिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल बेंचमार्किंग। इसके बाद आता है डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेंचमार्किंग। तो ये डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, उसके अलावा काफी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सीनियर मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्री रिक्विजिट के अंदर हो सकता है कि उनके पास इतना टाइम ना हो। उसके अलावा इंप्लॉइज जो है, बेंचमार्किंग होने के बाद आपका प्रोसेस चेंज होता है तो इंप्लॉइज की तरफ से रेजिस्टेंस आ सकता है। कई बार क्या होता है, हम लोग बेंचमार्किंग में बेस्ट प्रैक्टिस को लेके चलते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने की जगह उस बेस्ट प्रैक्टिस को अचीव करने के ऊपर ही रह जाते हैं और इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ पाते। सिर्फ उतना अचीव किया, वहां पर अटक गए, उससे ज्यादा इंप्रूव कैसे करेंगे। सो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, विच कॉज डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेंचमार्किंग। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि अपने को सिंपली कॉपी पेस्ट करने से फायदा नहीं होगा। कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए। सो वो नकल में अकल वाला पॉइंट यहाँ पर आता है। ये बोलते हैं कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिस को, बट उसके लिए उसको पहले चेंज करो, उसको टेलर करो अपनी कंपनी के हिसाब से। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें होती है डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेंचमार्किंग। फिर आता है बेंचमार्किंग कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। यहाँ पर आपको डिस्कशन जो करना है, जो आपके एक्शंस रहेंगे, वो आपका रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं शो करने चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग मिलकर प्राइस फिक्स नहीं करोगे, मार्केट को एलोकेट नहीं करोगे, ब्राइब नहीं करोगे, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं करोगे, बिड रिगिंग नहीं करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें याद रखो टर्म को, कंसिडरेशन। ओके, समझ लो मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मेरे को उतना ही वैल्यू का वापस से कुछ दो। ओके, सो दिस इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सो बी रेडी एंड बी विलिंग कि आप उस लेवल का इंफॉर्मेशन उनको वापस से दो जब उनका रिक्वेस्ट आएगा।
ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बिना किसी के परमिशन के उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, किसी भी आउटसाइड पार्टनर को नहीं बताना है। ऑलराइट, दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूज, इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलती है बेंचमार्किंग के अंदर से, उसको यूज आप क्यों करोगे? सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशन के लिए ही, किसी और पर्पस के लिए आपको यूज नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप उस डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट के थ्रू ही करोगे बेंचमार्किंग के लिए। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट। इसके अंदर बताया गया है कि किसी भी कॉन्टैक्ट का नाम आउटसाइड देने के पहले आपको उस कॉन्टैक्ट को रिक्वेस्ट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज योर थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ये बताता है कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ में बेंचमार्किंग प्रोसेस को करो। आप लोग खुद का और दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो। राइट, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ में बेंचमार्किंग प्रोसेस को आप लोग लेके आओ और कंप्लीट करो और कमिटेड रहो बेंचमार्किंग की तरफ। सो दिस इज व्हाट इज योर प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर अपने कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर आपको बताइए सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते। तो फाइनेंशियल मेजरमेंट्स जो अपन जनरली देखते आते हैं और जनरली यूज करते हैं वो अपने लिए लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जो आती है अपने को किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है? सो की चैलेंजेस बताए हुए हैं। बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, यानी कि अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो? नहीं। सेकंड इज बेनिफिट्स में अक्रू ओवर अ लॉन्गर टर्म। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चैरिटी हॉस्पिटल है जिसने आईसीयू बनाया, ऑपरेशन थिएटर बनाया, जो एग्जांपल अपने को नीचे भी दिया हुआ है, वो अगर बनाया तो उसका जो अपने को बेनिफिट मिलेगा वो ओवर अ लॉन्ग ईयर्स मिलेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। राइट, तो अपन उसको इमीडिएटली असेस नहीं कर सकते। सो बेनिफिट्स में अक्रू ओवर अ लॉन्गर टर्म इज अनदर की चैलेंज फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। द थर्ड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एक्सपेंडिचर। अगर आप इस तरह से मेजर करना चाहते हो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के अंदर कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया आउट ऑफ द टोटल डोनेशंस रिसीव्ड, तो वो कहीं पर भी एक्सपेंडिचर कर सकता है और आपको दिखा देगा कि हमने तो एक्सपेंडिचर किया है। बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो मेजर कि उसने सही जगह पर जहां पर रिक्वायर्ड था, जो उसका ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से उसने एक्सपेंडिचर किया या नहीं किया। सो पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर करना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर करना जरूरी नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज और द लास्ट पॉइंट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। एक ही नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो उसमें से किस पर प्रायोरिटाइज करना है वो पता लगाना डिफिकल्टी हो जाता है। सो दीज आर योर की चैलेंजेस। इसके बाद अपने को बताया हुआ है कि इसका तरीका क्या है, मेजर करने के कुछ तरीके बताए हुए हैं। फर्स्ट इज वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। इसके अंदर बताए हुए 3 ई। पहला होता है इफेक्टिवनेस, सेकंड इज एफिशिएंसी एंड थर्ड इज इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस ये बोलता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपका मिशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्या आपने वो अचीव कर लिया। सेकंड इज एफिशिएंसी, क्या आपने जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया विद मिनिमम इनपुट। और इकोनॉमी बोलता है कि क्या आपने जो भी अचीव करना था वो अचीव किया एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी का जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने का, क्योंकि वो आपके आंसर को सही बनाता है और एज भी देता है। ऑलराइट, सो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, ये 3 पॉइंट है। इसमें अपने को एग्जांपल दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। फिर आता है अडैप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। अडैप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड ये बोलता है कि आपके वापस से पर्सपेक्टिव्स वही रहेंगे, बट कस्टमर पर्सपेक्टिव नाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। सो कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर क्या आ जाएगा कि आपके जो भी बेनिफिशियरीज है, आप जो भी कर रहे हो एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका फायदा जिसको भी मिलने वाला है, क्या वो लोग सेटिस्फाइड है, ये होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। सेकंड इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अपन लोग क्या यूज करेंगे, तो यूज क्या हो जाएगा, आप कितना डोनेशन कलेक्ट कर पा रहे हो, फंड कितना रेज कर पा रहे हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, उसका चैनल सही है या नहीं है, आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, फंड को आप ग्रो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दिस कवर्स अप योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव। यहाँ पर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव के अंदर क्या आ जाता है कि आप अपनी इंटरनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हो और वॉलंटियर्स को डेवलप करते हो, क्वालिटी को इंप्रूव करते हो। ऑलराइट, द लास्ट पॉइंट इज अगेन इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर ये आता है कि आपको कैपेबिलिटी डिजाइन करनी चाहिए ताकि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर पाओ। सो दिस कवर्स अप योर अडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। उसके अलावा कुछ अदर मेजर्स बताए हुए हैं। अदर मेजर्स के अंदर आता है कि डू यू हैव द एबिलिटी टू रेज फंड्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। तो वापस से फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ अडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। उसके अलावा होता है सबमिटिंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको ट्रांसपेरेंट मैनर में आप लोग पीरियोडिक रिपोर्ट्स सबमिट करो, उनको बताओ कि क्या चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करना चाहिए, विच इज अ वेरी बेसिक लाइन टू राइट एनीवेयर यू
वांट टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने जो भी काम किया है उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उसका होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए। सो दिस कवर्स अप योर अदर परफॉर्मेंस मेजर्स ऑल्सो। इसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताई हुई है, जिसका डिस्कशन वैसे तो अपन ने शुरुआत में ही कर लिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के साथ में, किस तरह से रिपोर्ट बनता है जो कि टॉप मैनेजमेंट को तो बताता है कि अलग अलग सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। एट द सेम टाइम जो मैनेजर लेवल होता है उनको बताते हैं कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, कितना इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है और करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कितना है एज कंपेयर टू देयर बजटेड लेवल। ऑलराइट, सो डेविएशन बता देता है, इंप्रूवमेंट कैसे करना है, कितना रिक्वायर्ड है, वो सब बताता है। सो इस तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं पूरी चैप्टर के अंदर मेन पार्ट जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऑलराइट, सो यहां पर चैप्टर 8 अपना कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लोग चैप्टर 9 के साथ में।